Okay, hello everyone. This is class number 1 for the CA Foundation Revision for Law. ठीक है. एंड किस तरीके से रिवीजन पैटर्न हमारा वर्क करेगा एक बार आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली वो एक्सप्लेन कर देते हैं हम. सो बेसिकली CA फाउंडेशन में अपने 5 अलग अलग चैप्टर्स हैं. ठीक है. अब इन 5 चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर है वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा आपका सेल ऑफ गुड एक्ट, तीसरा आपका पार्टनरशिप. ठीक है. इसके बाद आपके 2 और जो चैप्टर आते हैं एग्जाम में वो है कंपनी एक्ट और आखिरी है आपका LLP. ठीक है. अब इस क्लास में अगर किसी और स्ट्रीम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके लिए पहले 3 चैप्टर ही शायद इंपॉर्टेंट हैं. 2. ठीक है. तो किस तरीके से रिवीजन पैटर्न हमारा वर्क करेगा आप समझिएगा. हम लोग बेसिकली 3 डेज का रिवीजन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, 3 डेज का रिवीजन करेंगे सोगा सेल ऑफ गुड एक्ट, देन 2 दिन का रिवीजन हमारा होगा पार्टनरशिप, देन 2 दिन का रिवीजन होगा हमारा कंपनीज एक्ट और फिर 1 दिन का रिवीजन हमारा होगा LLP. ठीक है. टोटल कितने हो गए? 11 दिन. इसके बाद हमने आपसे एट दी एंड ऑफ माय लास्ट क्लास क्या कहा था, कितने टेस्ट होंगे? मिनिमम 3, मैक्सिमम 5. दोनों के बीच का एक नंबर आता है 4 जो कि आपके टोटल टेस्ट होंगे. तो बेसिकली आपके ये 11 दिन के रिविजन्स हैं. इसके अलावा आपके अभी हम लोग 3 टेस्ट रखते हैं ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे प्रिपरेशन का, प्लस 1 मोर टेस्ट एट द एंड ऑफ ऑल द रिविजन्स जो एकदम एंड होगा लेट्स से नवंबर एंड होने के जस्ट पहले. ठीक है. तो ये जो आपका एक फुल फ्लेज टेस्ट होगा आखिरी वाला, ये होगा कब? आपका पूरा रिवीजन सेशन खत्म होने के बाद, फुल कोर्स. वैसे ये 3 भी आपके फुल फ्लेज आपके 60 नंबर के जैसे एग्जाम में आते हैं पेपर, उस तरह के उस लेवल पे जाके टेस्ट होंगे. ठीक है. बट ये आखिरी वाला टेस्ट होगा वो एकदम फाइनल होगा जब सारा रिवीजन खत्म हो जाएगा. बचे हुए ये 3 टेस्ट आपके किस तरीके से होंगे? पहला टेस्ट आज से 5वें दिन, 5th डे. आज से 5वां दिन कौन सा है? सैटरडे. उसके बाद दूसरा टेस्ट नेक्स्ट वेडनेसडे को, फिर तीसरा कब होगा? नेक्स्ट सैटरडे को. ये 3 टेस्ट की आपकी डेट है. हमने पहले से बता दिया, कोई ये नहीं कहेगा कि सर हमें डेट नहीं पता थी. ठीक है. और इसका डिस्कशन भी जिस दिन आप टेस्ट देंगे उसके अगर आपको 5th डे मतलब सैटरडे को टेस्ट हो रहा है, उसका डिस्कशन हम लोग वेडनेसडे के टेस्ट के बाद करेंगे. वेडनेसडे वाले टेस्ट की डिस्कशन हम लोग सैटरडे के टेस्ट के बाद करेंगे और सैटरडे वाले टेस्ट की डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडे को ही कर लेंगे ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे. यहां से लेके इस पूरे 14 डेज के जर्नी में आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी अनलेस एंड अनटिल कोई इंस्टीट्यूट बंद होता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट का कोई डिसीजन होता है. आपके हर दिन कंटिन्यूअसली रिवीजन होंगे. टाइमिंग आपकी यही रहेगी 2 से 4. ठीक है. जैसे ही सारा रिवीजन खत्म होता है फिर हम लोग 2 से 3 या लेट्स से 5 दिन का एक ब्रेक और लेंगे और फिर एक टेस्ट फ्राइडे या सैटरडे को रखेंगे जो कि एक फाइनल टेस्ट होगा हमारी फाइनल प्रिपरेशन का. ठीक है. ये हो गया एक आपका आउटर एक लेआउट, एक आउटर लाइन किस तरीके से हमारा पूरा रिवीजन पैटर्न काम करेगा. किसी को इसमें लगता है कि सर कुछ और इनपुट रखना चाहिए? नहीं, वो हम बता रहे हैं भाई. ठीक है. अब जो ये 3 दिन के रिवीजन्स हैं इनमें क्या क्या होगा, 3 चीजें हम लोग कवर करेंगे. नंबर 1 इज ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस. ठीक है. देखो एग्जाम में हमने पहले भी कहा है अगर आप सेक्शंस लिख के नहीं आते हो, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा हर बार हर जगह आते हैं, जैसे कि फ्रॉड के लिए सेक्शन 17 है, कंपिटेंट पार्टीज के लिए सेक्शन 11 है, एसेंशियल्स के लिए सेक्शन 10 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर जैसे हम लोग बात करते हैं वेगर की तो उसके लिए सेक्शन 30 है, अनसर्टेन इवेंट के लिए 29 है, या फिर रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड या फिर रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज या रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सब के लिए 26, 27, 28 है. तो ये सारे सेक्शंस कोट करना बहुत जरूरी है. बट जैसे ही हम लोग चले जाते हैं परफॉर्मेंस में बियॉन्ड 38, आप अगर कोई सेक्शन मिस भी कर देते हो तो पहली बात तो हमको कोशिश ये रखनी है कि मिस ना करें. बट अगर हो भी गया अगर इन केस
तो अपने ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा जितना ये इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल्स में है। और आप देखिए भी होगा एग्जाम में जो ये शुरू के प्रोविजंस हैं वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो अपने को सेक्शंस अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। और याद करने का मतलब ये नहीं कि बैठ के रखना है, आप जब अपने प्रोविजंस पढ़ रहे हो उसी हायरार्की में सारे सेक्शंस भी याद होने चाहिए। इसी हायरार्की में आपके दिमाग में इमीडिएट स्ट्राइक करना चाहिए कि इसके बाद क्या चीजें आ रही हैं। वो कब होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारी कवर होगी वो है केस स्टडी, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट ऑफ केस स्टडीज आर दैट कि आप एग्जाम के पेपर में देखे हो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी फॉर्म में ही आते हैं, और वो केस स्टडीज डायरेक्टली आपके बुक में से आई होती हैं। तो किताब में दी हुई हर एक केस स्टडी को हम लोग समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे? जिस तरीके से एग्जाम में उनके आने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरा है आपका कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, सिर्फ उनके बीच की कनेक्टिविटी। तो कॉन्सेप्चुअल कनेक्टिविटी हमारा तीसरा टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल कनेक्टिविटी, ताकि हम लोग कॉन्सेप्चुअली हर एक टॉपिक को कनेक्ट कर पाए। एग्जाम के टाइम में यही कॉन्सेप्चुअल कनेक्टिविटी आपको ज्यादा प्रिविलेज, आप कह सकते हो एक अपर हैंड देगी जो बच्चे रट के जा रहे होंगे उनके ऊपर, क्योंकि आप टॉपिक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। तो ब्रेन हमारा फंक्शन इसी तरह करता है। अगर आप किसी इंसान को या किसी बात को या किसी इवेंट को याद रखना चाहते हो तो उसके पीछे के किसी इवेंट को भी आप याद रखते हो, उसके बाद के किसी इवेंट को याद रखते हो, तो ही वो मेन इवेंट याद होता है। सही है कि नहीं? अगर आप किसी इंसान, अगर आपको याद है कि अनुराग सर लॉ पढ़ाते हैं, तो आपको अनुराग सर कैसे लॉ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या चीज मिस कराते हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट बताते हैं, ये सारी बातें भी साथ में याद हो जाएंगी। कोई कहेगा कि अनुराग सर कैसा पढ़ाते हैं, आप सारी बातें बता लोगे ना। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये याद दिमाग इसी तरीके से याद करता है, लोग चीजों को कनेक्ट करके। तो कॉन्सेप्चुअल कनेक्टिविटी हमारा तीसरा एस्पेक्ट होगा इस पूरे रिवीजन का। क्लियर है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 11 दिन का जो हम एक लेआउट लेके चल रहे हैं उसमें कुछ 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। नीचे ही नहीं होगा, ऊपर ही होगा, कंफर्म है। तो अगर उसमें भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा जाता है तो आपके यही बढ़िया है, कोई इसमें खराबी तो नहीं है। अब इन सब चीजों के अलावा एक आउटपुट हम आपकी तरफ से लेना चाहते हैं कि आप और क्या चीजें चाहते हो कि सर यहां पे इंक्लूड हो। डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस बिटवीन जो किताब में दिए हुए हैं या फिर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताइए भाई, बेसिक बताइए, कुछ भी नहीं, कोई चीज है जो आपको लगता है कि सर और भी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए हमारे रिवीजन में, या आपको लगता था सर ड्यूरिंग अवर नॉर्मल स्टडी डेज जो हमारी चीजें मिस रह गई हैं और उसको हमें कवर करना चाहिए रिवीजन में। फ्लो चार्ट सेक्शंस में आ गए ना, और कुछ किसी की तरफ से कोई इनपुट? चलिए, आपको नेक्स्ट 10 डेज जो मेरी लास्ट सेशन होगी 11 डे पे, उसके अलावा जो पहले के 10 डेज हैं इसमें कभी भी इनपुट देने के लिए अलाउड है। आपको जब लगे कि हाँ सर हमें ये इनपुट चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए, ये रिवीजन क्लासेस मेरे लिए या हम अपने शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए हो रही हैं। और अगर आपके ही नीड्स को हम पूरा ना कर पाए, अगर आपके ही जो जरूरतें हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हमको फुलफिल ना कर पाए, तो ये रिवीजन क्लासेस हमारे लिए बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएंगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है नहीं सर हमें ये चीज भी जाननी है रिवीजन में, बताइएगा, बेझिझक पूछिएगा। रिवीजन सेशन होने का ये मतलब नहीं है मेरे एंड से कि आपको कोई भी पूछने का राइट नहीं है। आप जैसे कि नॉर्मल क्लासेस में हजारों क्वेश्चन लेकर आ जाते थे, वैसे यहां पे भी आप क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो लगेगा कि इमीडिएट आंसर करना जरूरी है, उसको वहां पे आंसर करेंगे। जो इरेलेवेंट होंगे, जो सिर्फ इसलिए होंगे क्लास के लेंथ को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, बस उसकी रेलेवेंस नहीं है, उन क्वेश्चन को हम क्लास के बाद डील करेंगे, ठीक है। अनआंसर्ड तो कोई नहीं जाता मेरे क्लास में, आपको पहले से पता है। इफ यू आर इन माई क्लास देन आई विल बी आंसरिंग ऑल दी क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आए, चाहे कितना भी इरेलेवेंट क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर इतनी चीजें आपके दिमाग में क्लियर है, हम अभी भी 10 दिन का टाइम यहां से दे रहे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए, आज 8 नवंबर है, 18 नवंबर तक का आपके पास टाइम है, जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक। रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, कंपनीज एक में से वैसे क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे उसके बारे में? जिस तरीके से रिपीटेटिव आंसर होता है उसका, क्वेश्चन बार बार वही आ रहा है तो जवाब अलग अलग तो नहीं होगा नहीं,
जवाब जो हर बार आता है वही जाएगा। कैसे लिखा जाए उसके लिए हमने राइटिंग प्रैक्टिस, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस की हम लोग ने? 5। और उसके बाद अभी हमारे टेस्ट सीरीज आगे आ ही रही है आपके सामने। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश, इनफैक्ट सिर्फ नहीं, कोशिश करेंगे कि सेक्शन 1 से लेके 30 तक कवर करें, जितना हो पाए बीच में देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दी सेक्शंस ओनली। सबसे पहले आपका आता है सेक्शन 1, जो आपका क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल, अगर आपको याद हो, शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। इस एक्ट का नाम क्या है और यह एक्ट बना कब, कब से इन्फोर्समेंट में आया? क्या एग्जाम के लिए सेक्शन 1 याद करना जरूरी है? नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या? सेक्शन 2, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस को देखते हैं। ये कैसा सेक्शन है हमारा? इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ या ना? कौन कहा नहीं आ रही है बात? ये तो आसान वाली बातें हैं यार। ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मतलब ये नंबर अटेम्प्ट फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, हाँ जी सर, कौन नहीं वाला यहां पे? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, इतना डर क्यों? सर डरना नहीं है, पहली बात दिमाग में रखिए, माइंड में एकदम क्लियर बात तो रखिए। एग्जाम देना है तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना है। ये नहीं कि जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही है वैसे वैसे हमारा डिसीजन 100% से घटता जा रहा है। अभी सर नवंबर चल रहा है तो अपना डिसीजन 50% पे देना है कि नहीं देना है। नवंबर खत्म होते होते वो डिसीजन आएगा 20% पे। एग्जाम के दिन पहले 2 से डिस्कस कर रहे होंगे, यार एग्जाम दिया जाएगी, उससे अच्छा अभी डिसाइड कर लीजिए नहीं देना है तो। और देना है तो एकदम दिमाग में क्लियर रखिए, ये डाउट कभी दिमाग में आने नहीं चाहिए कि एग्जाम देना है कि नहीं, कैसे देना है ये प्लान करना है अपने आप को। ठीक है, चलिए तो दूसरा जो हमारा है डेफिनेशन, इसको जो लॉ कहता है वो नाम देता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, लॉ क्या कहता है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें अगर आप समझना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला वैसे से याद किया था, एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। इसके बाद प्रॉमिस का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस का तो कोई मतलब खास है नहीं, बट ऑफर का मतलब कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2A। तो आप इसी हायरार्की में इस सारे प्रोविजंस को भी याद करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम बोर्ड स्लाइड कर लें, एक सेकेंड। हाँ, ऑफर क्या है? 2, उसका भी पढ़ने का अधिकार है, तो शिक्षा अभियान चल रहा है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2A। इसके बाद एक्सेप्टेंस के बारे में, एक्सेप्टेंस की डिफिनेशन नहीं, एक्सेप्टेंस के बारे में कहा गया है? 2B। तुम लोग यार चुप रहो। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बारे में कहां डिफाइन किया गया है? एक्सेप्टेंस के बारे में कहां डिफाइन किया गया है? मगर प्रॉमिस में नहीं सर, ऑफर, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस को डिफाइन तो नहीं किया गया है, मगर उसके बारे में कहा यह वर्ड मेंशन है 2 में? 2B। और यही 2B आपका कंप्लीट बनाता है किसको? प्रॉमिस को। तो प्रॉमिस के लिए भी क्या रहेगा? 2B। कल को अगर एग्जाम में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आता है अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, तो आप 2B रेफर करेंगे ना वहां पे कि सर व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड becomes promise. Now when offer is accepted,
उसके लिए आप सेक्शन 3-4 रेफर करोगे, जहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात आएगी। तो 2B की रेफरेंस आप समझ रहे हो कैसे देना है सेक्शन 3 के साथ। आपको एग्जाम में लगेगा सर 2B तो हमारा किसके लिए है, 2B तो हमारा है पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस के लिए। नहीं सर, वो एक्सेप्टेंस की बात भी कर रहा है। ये ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। प्रॉमिस कहां पे है, 2B। 2C में क्या है, कोई बताएगा मेरे को। इस प्रॉमिस में आने वाली पार्टीज, ठीक है, दो पार्टीज होती हैं, वन इज प्रॉमिसर, वन इज प्रॉमिसी। ये कहां दिया हुआ है, 2C में। ठीक है सर, आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बाद में कहेंगे सर फ्लो डायग्राम कहां है। सर आप कर लेंगे, वो आपका लेक्चर अच्छा, लेक्चर देख के करेंगे। 2 इसको देखो। चलिए, इसके बाद फिर क्या आता है, 2D। अब ये 2D कहां पे आएगा, जब आप प्रॉमिस से एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसमें आपकी डेफिनेशन आती है कौन सी, 2E। 2E में एक वर्ड यूज होता है, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, तो 2E में एक वर्ड यूज हुआ है इन ऑर्डर टू कनेक्ट द प्रॉमिस फ्रॉम द एग्रीमेंट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन कहां दी हुई है, व्हाट इज कंसिडरेशन। जब आप सेक्शन 25 यहां पे इसी के साथ मेंशन कर लीजिए, क्योंकि बाद में कनेक्ट करने में याद रहेगा। जब आप क्या समझा रहे होंगे, सेक्शन 25, सेक्शन 25 में क्या था सर, एनी एग्रीमेंट, सेक्शन 25 में था एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो जब 25 आप समझा रहे होंगे, 2D भी आपको साथ में समझाना पड़ेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं रीड विथ सेक्शन 25। जब भी आप ये अपना नोट्स, अपनी बुक, अपनी किताब या अपने जो भी फ्लो डायग्राम आप बना रहे हैं उसको देखेंगे, आपको इमीडिएट स्ट्राइक करेगा 2D के संग हमें क्या याद रखना है, सेक्शन 25। सेक्शन 25 के टाइम पे भी हम लोग लिखेंगे रीड विथ 2D। तो ये कनेक्टिविटी हमारी बनती रहेगी। ठीक है, 2E में है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद ये दोनों मिलके एग्रीमेंट एंड एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ आपको देता है कॉन्ट्रैक्ट। ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात लिखी है सेक्शन 2। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहां पे। इतनी डेफिनेशन इनिशियली आपको याद करके चलनी है। इसमें एक डेफिनेशन और है 2F की, जिसमें कहा गया है क्या, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में, जिसको हम लोग जब हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग सेक्शन 40 के आगे बढ़ेंगे, 52 के आसपास जाएंगे, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस से कनेक्ट करने के लिए 2F पढ़ेंगे। अभी इस डायग्राम में 2F की जरूरत नहीं है, तो हम लोग अपना ओवरलोड नहीं करेंगे किसी भी काम में, हम लोग उसको वहीं पढ़ेंगे जहां उसकी जरूरत है। वैसे भी सेक्शन 30 तक के जर्नी में कहीं रेसिप्रोकल प्रॉमिस आता है क्या, नहीं ना। इसके अलावा 3 और डेफिनेशंस दी हुई हैं। पहली डेफिनेशन ये है, थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन जो आपकी है वो है 2G। दूसरी है आपकी 2I और तीसरी है आपकी 2J। ये आपके 3 सिचुएशंस की बात करेगा। 2G विल टॉक अबाउट वॉइड, क्या वॉइड एग्रीमेंट। ये याद रखिए, जब आपको वॉइड एग्रीमेंट समझाना होगा क्या रेफर करेंगे हम लोग। इसके बाद वॉइडेबल क्या, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब कोई भी ट्रांजेक्शन वॉइडेबल नेचर का होता है तो इट इज ट्रीटेड वैलिड अंटिल डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द पार्टीज। तो जब तक वॉइड नहीं हुआ है तब तक वो क्या है, वैलिड है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वॉइडेबल। ये सब बेसिक मिस्टेक है, प्लीज एग्जाम में कमिट मत कीजिएगा। ये मिस्टेक्स एग्जाम में कमिट बड़ी फनी हो जाती हैं जब एग्जाम में ये सारी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, ये मिस्टेक्स प्लीज कमिट करने से बचिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 2G में क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई मेरे को फटाक से डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद गवर्नमेंट के
कोई रूल रेगुलेशन नहीं आ ये तो सही है, पर तुम एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करोगे? इम्पॉसिबिलिटी भी सही है, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सील्स टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद सील्स टू बी, ये कीवर्ड्स हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद सील्स टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जब तक वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तब तक वो वैलिड है। सील्स टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ दैट इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज सील्ड देन इट बिकम्स वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, डेफिनेशन को ही डिफरेंशिएट करना। डेफिनेशन में कहीं पे भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात नहीं लिखी है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्लेनेशन में आएगी, तो आपको यहां पे बड़ा केयरफुल रहना है व्हाइल एक्सप्लेनिंग 2J। ठीक है? और 2G इज वेरी सिंपल, एनी एग्रीमेंट विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट, ये इजी है। विच कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। क्लियर है? तो ये सेक्शन 2 फटाक से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अपने अपने एंड पे। ड्रॉ कीजिए सर। हो गया 2 सेकंड सर, ड्रॉ करके दिखाइए कहां लिखे हो। अनुपमा, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। खैर, पता तो हमें बाकी लोग के बारे में बहुत कुछ चला है, तो इसको हम लोग क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। अनुपमा इनिशियली थी नहीं, तो उसको पता नहीं कि हमें क्या पता चला है, इसीलिए हम उसको बता रहे हैं कि बहुत कुछ हमें पता चला है। ठीक है? हाँ जी, पॉइंट ये नहीं है कि अनुभव को क्या पता चलेगा, पॉइंट ये है कि हमें क्या पता चला है उसके बारे में। शी शुड बी स्केर्ड ऑफ दीज थिंग्स। आप आजमा के देख लीजिए सर, जबरदस्ती करा रहे हैं कि कैसे है। एनीवेज, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, द एंटायर पर्पस ऑफ सेइंग दिस कि हमें कुछ कुछ पता चल रहा है आप लोग के बारे में इज दैट कि आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। बहुत पास मतलब अब तो आ ही गए, दरवाजे के बाहर बस खड़े हैं। ठीक है? तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक है? आपके पास पूरे साल रहते हैं, पूरा टाइम रहता है, सीए बनने के बाद तो पूरी जिंदगी रहेगी। ठीक है सर? जैसे दिसंबर आएगा वैसे जनवरी आ जाएगा, विश्वास मानिए पता नहीं चलेगा। और एक बार ये सीए, जितने दोस्त तो आपके इसी ग्रुप में से हैं, एक बार इनका एग्जाम होगा, ये आपको पढ़ने देंगे। ठीक है? तो ऐसा मत समझिए, जितने दिन इनका एग्जाम है उतने दिन आपका भी एग्जाम है। ठीक है? अपने बुक में यही है। चलिए, अब हम लोग आते हैं किस पे? सेक्शन 3। देखो, 3 से अपना 9 तक बड़े ही स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजेक्शंस होते हैं, विच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। हाँ जी, हाँ 6, 7, 8 उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़ना है। 9 इज वेरी सिंपल, 9 इज विद रिगार्ड टू द इंप्लाइड एंड एक्सप्रेसिंग। ठीक है? उस पर अपने को दिमाग नहीं लगाना है, हम बता रहे हैं अभी। ठीक है? तो अपन आते हैं किस पे? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमें 3 तरीके से याद रखना है, प्लीज समझिएगा ध्यान से। ठीक है? पहला है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, तीसरा है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ठीक है? रिवोकेशन में भी आपको 2 बातें याद रखनी है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पहले इस बात को समझने के लिए अपने दिमाग में पार्टीज को क्लियर रखो कि हु आर दी पार्टीज हु कैन डू दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑफर की कम्युनिकेशन हमेशा कौन करेगा? जिसने ऑफर किया है, जिसने ऑफर किया उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरर। ठीक है? अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कौन करेगा हमेशा? ऑफरिंग।
ठीक है, ये अगर बातें क्लियर हैं दिमाग में तो बड़ा आसान है। फिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर की कम्युनिकेशन कौन करेगा? सोच के बताइए, ऑफर कौन रिवोक कर सकता है? और एक्सेप्टेंस की ऑफर। ठीक है, अब ये वर्ड ऑफर और ऑफरी याद करने में अगर दिक्कत हो रही है तो सेक्शन 2C रेफर कीजिए, जहां लिखा हुआ है पर्सन मेकिंग प्रपोजल कॉल्ड प्रोमिसर एंड टू whom the proposal has been made is called promisee। ठीक है, तो अगर ऑफरर और ऑफरी वर्ड याद करने में दिक्कत हो रही है तो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी वर्ड भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जिसने ऑफर किया ही बिकम्स प्रोमिसर, जिसको ऑफर किया गया ही बिकम्स प्रोमिसी। तो एक्सेप्टेंस उसको देनी है, प्रोमिसी को देनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको टपाटी दिमाग में क्लियर रहती है तो यहां से काम बड़ा आसान है। जो पार्टी का नाम यहां लिखा है उसके अपोजिट पार्टी के पास कम्युनिकेशन, उसके नॉलेज में आने वाली कम्युनिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर ऑफर के केस में कब तक ये कम्युनिकेशन, कब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी? जब ये प्रोमिसी, ठीक है, प्रोमिसी के नॉलेज में चली जाए। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ, ऑफरी प्रोमिसी हम थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्योंकि 2C अगर रेफर कर रहे हैं तो प्रोमिसी वर्ड इजी है समझने में। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो ऑफर ऑफरी ना रेफर करके प्रोमिसी रेफर करेंगे, तो हम लोग उन वर्ड्स को अब लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्रोमिसी ऑफरी की कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? अब यहां दो केस है, तो दूसरा वाला केस पहले भूल जाओ, पहला केस तुम याद रखो हमेशा अपोजिट पार्टी के लिए। ठीक है, अब ये बताओ ऑफरी के अपोजिट पार्टी कौन है? प्रोमिसर। प्रोमिसर के लिए ये कब कंप्लीट हो गया? प्रोमिसर के लिए कब कंप्लीट हो गया? सोच के बताओ सर। एक सेकंड, किशन की प्रॉब्लम बड़ी है सर, ये बताइए, प्रोमिसर ऑफर भी करेगा, एक्सेप्टेंस भी देगा? आप खुद सोचिए, नहीं आप खुद सोचिए कि आप किसी पार्क में गए हुए हैं एक गुलाब का फूल लेके, आप ही गुलाब का फूल दे रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि हाँ मुझे मंजूर है। क्या ऐसा हो सकता है सर? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? ठीक है, क्या है? तो इसीलिए आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस कौन देगा? सामने वाली पार्टी। सामने वाली पार्टी प्रोमिसी देगी। नहीं, तुम प्रोमिसर बोल रहे थे, चला तुम्हारी ऊंची आवाज में, एक रिकॉर्ड में तुम बहुत पास बैठे हो। नहीं सर, आप प्रोमिसर बोले तभी हम आपके लिए रुके हैं। ठीक है, तो प्रोमिसर के पास नॉलेज चली जाएगी तो ये किसके लिए बाइंडिंग हो जाएगा? अब प्रोमिसी बेसिकली ऑफरी के लिए। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग अपने वर्ड्स को, क्योंकि आप लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, प्रोमिसी लिख दे रहे हैं यहां पे हम। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिए हैं, खुद सोच के बताओ। एक ही आदमी सर खुद से किए हुए वादे को वादा नहीं कहते। क्या लिखा हुआ है? दिखाइए, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। अब ए प्रोमिसेस टू सेल कहां लिखा हुआ है? आइए किसको मिटा सकते हो? ठीक है, यहां लिखा हुआ है ए एग्री टू सेल हिज बुक टू बी, बी प्रोमिसेस टू पे 100 रुपीज इन कंसिडरेशन फॉर एज प्रोमिस टू सेल हिज बुक, ए प्रोमिसेस टू सेल द बुक इन कंसिडरेशन फॉर बी। सर ये तो आप नहीं समझ रहे हैं। इन ऑर्डर, जब ए ने प्रॉमिस किया, व्हेन ए प्रोमिसेस बी, तो ए बिकम प्रोमिसर, बी बिकम प्रोमिसी। अगर वहीं पे बी प्रोमिसेस ए, बी बिकम प्रोमिसर, ए बिकम प्रोमिसी। ट्रांजेक्शन अलग अलग हो गए ना सर, आप समझिए, केस अलग नहीं है, सिचुएशन अलग अलग है। एक दो, बट सर वहां पे द इंटायर सिनेरियो, किसने ऑफर किया पहले वो बदल गया ना सर। मेरी बात समझिए, क्यों किशन ही गुलाब लेके जाएगा किसी जगह पे? कोई किशन के लिए भी गुलाब लेके आ सकता है। नाउ सिचुएशन चेंज, यस और नो? जो किशन प्रोमिसर था अब यहां पे प्रोमिसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? सेम पार्टीज, सेम सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अ ट्रांजेक्शन क्या हो गया? यहां पे पार्टीज का जो पोजीशन था वो चेंज हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब देखो, ऑफर प्रोमिसर को कब बाइंड करेगा? हम यहां लिख देते हैं बाइंड कब करेगा। ठीक है,
जब ये नॉलेज में आ जाएगा किसके, हाँ थोड़ा थिक पेन हो जा रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए ये सेशन पूरा इसीलिए हो रहा है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। नहीं कोई नहीं ऐसे का। इसको भी गुलाब दिया, उसने हाँ किया तो हाँ करना था कंसिडरेशन है, या फिर उसने हाँ किया और उसके साथ चली गई वो कंसिडरेशन। आप पूरे कॉन्सेप्ट को बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं हम आपको बता रहे हैं। पहले ये बताओ ऑफर किसने किया, ऑफर इसने किया। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, आप कंसिडरेशन पे क्यों जा रहे हैं, सामने वाले की एक्सेप्टेंस कब आएगी, आइदर बाय एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेसिव वर्ड और बाय इंप्लाइड एक्शन, ठीक है। अभी हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं सर। व्हेन ऑफर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ promise and every set of promise forming part of a consideration become agreement। तो अभी जो दूसरे तरफ से प्रॉमिस है वो तो नहीं आया ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉमिस तक कैसे पहुंचेंगे। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। द मोमेंट प्रॉमिस तक पहुंच जाएंगे फिर हम आगे की बात भी करेंगे। हम यहां पे किसकी बात हो, कम्युनिकेशन। जब भी आप लॉ पढ़ रहे हैं खासकर एग्जाम के समय में, चीजों को जितना ज्यादा टू द पॉइंट बहुत स्पेसिफिक रख सकते हैं उतना ही आपको फायदा होगा। जितना आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, क्योंकि यहां पे उसकी बात ही नहीं की गई है, यहां पे किसकी बात की गई है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो इसका ऑफर कब कंप्लीट होगा, कब इसके ऊपर बाइंड होगा, व्हेन इट गोज इनटू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन है, प्रॉमिसी। प्रॉमिसी का एक्सेप्टेंस प्रॉमिसी को कब बाइंड करेगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रॉमिसर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रॉमिसर। मगर अब क्योंकि एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, इसमें एक कैच भी है। इसमें एक कैच यह है कि एक्सेप्टेंस बाइंड टू पार्टीज, वन प्रॉमिसर, सेकंड प्रॉमिसी ऑल्सो। प्रॉमिसी को भी तो ये एक्सेप्टेंस बाइंड कर रहा है अगेंस्ट दी प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसर को बाइंड कब किया, व्हेन इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ प्रॉमिसर। पर प्रॉमिसर को कब बाइंड किया, ये नहीं सर, व्हेन इट इज पुट इनटू द कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। अब पेन थोड़ी सी थिक हो जा रही है, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन इट इज पुट इनटू द कम्युनिकेशन, ये बात आपको याद रहेगी, हां या ना। सर ऑफर इज प्रॉमिस, सर ऑफर इज प्रॉमिसी, इसमें क्या कंफ्यूजन है। आप और ई से मतलब रखिए। यही तो हम आपको समझा रहे हैं सर, रटना नहीं है लॉ, लॉ को सिर्फ कनेक्ट करना है, ठीक है। इतना एक बार आप लोग फटाफट जी, हाँ, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसलेट, यही है। थैंक यू यादव जी। पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसलेट, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसलेट। ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड हो गया है, आप इसको लिख लीजिए क्या, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसलेट, ठीक है। ये सब बातें कहां लिखी हुई हैं, ये सारी कहानी लिखी हुई है सेक्शन 4 में, 4 में सर, 4 में सर, 4 में, ठीक है। 3 में आपका जो बात कही गई है वो कही गई है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। और इसमें लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो कि पूरा ये डायग्राम है, ठीक है, are deemed to be made by any act or omission of the parties proposing, accepting, revoking, by which he intended to communicate such proposal, acceptance, revocation। जैसा कि हमने आपको बताया है, all these communication could be expressed or implied, it could be an act or an omission। जो ये communication है, चलिए इसको भी हम लिख देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाए। all these communication could be expressive या express या फिर implied, it could also be act और omission। ये बातें कहां लिखी हुई हैं, सेक्शन 3 में, ठीक है, जो बता चुके हैं हम। किससे बात कर रहे थे, सिर्फ पीछे रख के आगे नहीं खोला जाता है सर, पीछे नहीं था,
चलिए, कम्युनिकेशन कुड बी एक्सप्रेसिव ऑल्सो, कम्युनिकेशन कुड बी इंप्लाइड ऑल्सो, कम्युनिकेशन कुड बी एन एक्ट ऑल्सो, कम्युनिकेशन कुड बी एन ओमिशन ऑल्सो। ये बात लिखी है सेक्शन 3 में। फटाफट ड्रॉ कीजिए। तीसरा कौन सा सर? सेक्शन 3 को एक बार फटाफट रीड करेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्या यही डायग्राम हम बनाए पहले? ये देख लो। कम्युनिकेशन ऑफ एन प्रपोजल, दैट इज ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन, दैट कुड बी ऑफर और एक्सेप्टेंस। ठीक है। इट कुड बी मेड, कैसे होगा? बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो फटाक से आप लोग आएंगे सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन की। सेक्शन 5 किसकी बात करता है? अब प्लीज इस तरह आप लिखते रहिए सेक्शंस। तो प्रपोजल भी, प्रपोजल तो ऑफर दे रहा है और प्रपोजिंग भी तो वही कर रहा है ना कि प्रपोजिंग ऑफर ले लूंगा, मैं प्रपोजिंग, वही दोनों सेम है, सेम ही है। ठीक है। चलो, अब देखो सेक्शन 5 बताता है कि रिवोकेशन कब किया जा सकता है, व्हेन रिवोकेशन कैन बी मेड। सेक्शन 5 क्या बताता है? व्हेन रिवोकेशन कैन बी मेड। और यहां लिखा हुआ है दो बातें। A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance। तो अगर हम रिवोक कर रहे हैं किसको? ऑफर या प्रपोजल को, तो कब हो सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस। एक इनपुट आप लोग और ये भी दीजिएगा कि आप लोग को ये लिखने वाला तरीका ज्यादा सही लग रहा है या फिर पीपीटी चलाया जाए वो ज्यादा सही लगेगा? ठीक है, पीपीटी वाला कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, दोबारा मेरी क्लास में नहीं आना है? दोबारा मेरी क्लास में नहीं आना है आपको? अगर हम सीढ़ी से गिर गए तो आप समझ रहे हैं ना मक्खन कौन लगाया है? इतना भी नहीं लगाया जाता है सर। क्या आगे आइए। अब रिवोकेशन दूसरे किस चीज का हो सकता है? एक्सेप्टेंस का। रिवोकेशन किसका हो सकता है? एक्सेप्टेंस का। अब ये कब रिवोक हो सकता है जरा देखिए। एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन होता है पहले मेरे को ये बताओ। पार्टीज अगर क्लियर नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। प्रोमिसी का ही दूसरा नाम क्या है? उसका तीसरा नाम क्या है? एक्सेप्टर। ठीक है, प्रोमिसी ही क्या है? एक्सेप्टर। वो क्यों एक्सेप्टर है? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान समझिएगा कि एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस कुड बी रिवोक बिफोर, सॉरी ये क्या हो गया? बिकोफोर हो गया, तो दवाई का नाम लग रहा था। ये तो स्पेलिंग कौन बताया है मेरे को पहले? सर देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा होगा, तो कोशिश कीजिए कि ऐसी बेइज्जती ना करवाइए जो समाज के सामने सामूहिक रूप से आप लोगों की हो। सर सब क्या ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? इसको एक बार लिख लें। बिफोर कम्युनिकेशन किसका हो रहा है? एक्सेप्टेंस। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीटेड अगेंस्ट एक्सेप्टर। अच्छा, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है या प्रोमिसी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है? जो अभी अभी छवि ने बताया है, व्हेन इट कम इनटू द नॉलेज ऑफ। समझ में आ रहा है? व्हेन द एक्सेप्टेंस, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस केम इनटू द नॉलेज ऑफ। ठीक है, ऑफर।
जबकि ये जो एक्सेप्टेंस है वो किसके लिए है? कंप्लीटेड बिफोर, कंप्लीटेड अगेंस्ट एक्सेप्टर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोमिसर। प्रोमिसर के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर है? कोई डाउट? ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 5 में। सेक्शंस बड़ी ही बारीकी से यहां यूज किया जा रहा है। फिर से 3 में पूरा स्ट्रक्चर बना हमारा, ठीक है। 4 में हम बात किए, जी 3 में हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया। चलो हम आपको एक फिर से एक अपर व्यू दे देते हैं। 3 में हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया। 4 में हमने बात की ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूल्स के बारे में, मतलब बेसिकली इस वाले पार्ट के बारे में। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन, ठीक है। ये 4 वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका 5 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये बचा हुआ स्ट्रक्चर किसका पार्ट है? 3 का है। ये दिमाग में क्लियर रहेगा, एग्जाम में तुरंत स्ट्राइक करेगा आपको सेक्शन नंबर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम फ्लो डायग्राम आप लोगों को बनाने को बोले तो आपको लगा सर एक बार सेक्शन 2 से शुरू करेंगे, सेक्शन 30 पे खत्म करेंगे। सर ये वन स्टॉप ट्रेन नहीं है, आपके अलग अलग प्रोविजंस में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपका जो दिमाग है वो किसी कैमरे की तरह तो है नहीं, उतना होशियार होता तो फिर क्या ही दिक्कत होती। समझ में आ रहा है सर? सर समझ में आ रहा है? हाँ। तो दिमाग कैसे याद करेगा, कैसे कैप्चर करेगा? क्लिक से नहीं, लिखने से। अगर आप नहीं लिख रहे हो, आप नहीं ड्रॉ कर रहे हो, दिमाग उसको कैप्चर नहीं कर। जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर फोटो खींच रहे हैं या जो भी, आप अभी फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द टाइम कीजिए, चलेगा। बट इन अ लॉन्गर रन आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सर हमने आपसे वादा किया है कि आपको 2 घंटे से ऊपर लॉ ना पढ़ना पड़े, और घर जाके आप मेरी क्लास 1 घंटा फिर रिकॉर्डिंग देखिए, तो फिर मेरे ही वादे की तौहीन हो रही है। हम तो इतना टाइम दे रहे हैं आपको ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए, और आपके सामने ही हम भी बना रहे हैं ताकि आपको दिखे कि किस तरीके से दिमाग काम कर रहा है। अगर हम बना के लाएंगे तो आपको लगेगा सर बहुत समय लेके आराम से बनाए। सर इतना ही टाइम जितना बनाने में हमें लग रहा है उतना ही आपको भी लगना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे को डायरेक्ट यूज ना करना पड़े तो और कम टाइम लगेगा। डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ताकि हम आपको वो कीवर्ड्स प्रोवाइड कर पाए जो कीवर्ड्स पे नंबर मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग शो ऑफ करने के लिए, देखो मेरे को बहुत आता है, वो उन हेल्पिंग मटेरियल का यूज नहीं करते हैं जिनकी जरूरत आपको है। तो फिर क्या होगा उसमें प्रॉब्लम कि भाई हम तो शो ऑफ कर लेंगे, आपका क्या, ठीक है। तो कायदे से आपको ज्यादा बेनिफिट मिले उसके लिए हम किताब देखने का जहमत उठा लेंगे ताकि वो कीवर्ड्स आपको मिलते रहे जिस पे नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बस एक सेक्शन और वो करेंगे विच इज सेक्शन नंबर 6। सर अभी मैम 6 है, इंपॉर्टेंट है 6 बात कर रहा है हाउ। किसकी बात कर रहा है? रुक जाओ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर आप देखोगे हमने जैसे जूम आउट किया है, यही पेन जो आपको बहुत ज्यादा थिक लग रही थी वो नॉर्मल हो गई। हाउ, अब देखो हाउ में हमें जरा कुछ, अब जैसे कि अभी ये बात कौस्तुभ ने पॉइंट आउट भी की है, सर सेक्शन 6, 7, 8 तो किताब में दिया भी नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि 6 में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजल टू अदर पार्टी बाय द लैप्स ऑफ टाइम बाय फेलियर of acceptor to fulfill the conditions by death or insanity of proposer। ये सारी चीजें आपको रिवोक कर देती हैं आपके ऑफर, आपके एक्सेप्टेंस या आपके, बस ये 2 चीजें तो होती हैं, ऑफर या एक्सेप्टेंस को। जैसे कि इनफैक्ट आपका जो सेक्शन 6 बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? प्रपोजल की रिवोकेशन की। किसके बारे में? के रिवोकेशन की। अब कैसे रिवोक हो सकता है फटाफट नोट कर लीजिए। पहला है बाय नोटिस, दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम, जैसे कि ऑफर किया गया और ऑफर इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं रहता है, एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम होगा, या तो एक टाइम दिया रहेगा प्रिस्क्राइब पीरियड होगा या फिर रीजनेबल टाइम। उस रीजनेबल टाइम या प्रिस्क्राइब पीरियड में एक्सेप्टेंस नहीं आती है, ऑफर विल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आई ऑर्डर्ड फॉर एप्पल केयर प्लस, तो मेरे को एक लिंक भेजी गई मेरे
जीमेल एड्रेस पे, जिस पे जाके मेरे को पेमेंट करनी थी, 3 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी, तीसरे दिन हमने पेमेंट नहीं की, द ऑफर इज रिजेक्टेड नाउ, रिवोक्ड। हाँ ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन, एनी कंडीशन। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस के लिए कुछ कंडीशंस, क्योंकि ऑफर कुड बी कंडीशनल, तो जो कंडीशंस लगाई गई थी अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो भी क्या हो जाता है, ऑफर इज रिवोक। और आखिरी क्या है, डेथ या फिर इनसैनिटी ऑफ ऑफरर, जिसने ऑफर किया है बेसिकली प्रॉमिसर, उसकी डेथ हो जाए या उसकी इनसैनिटी विल रिजल्ट टू दी रिवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए आपके ही सेक्शन 6 में एक बड़ी मजेदार लाइन लिखी है, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के पहले अगर ये नॉलेज में आता है कि प्रोमिसर मर गया है या फिर इंसेन हो गया है तो ही आपका प्रपोजल रिवोक होगा। अगर एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है और उसके बाद ये न्यूज मिल रही है कि वो इंसेन हो गया या डेथ उसकी हो गई है, तो यहां पे इमीडिएटली ऑटोमेटिकली आपका ऑफर रिवोक नहीं होगा। उस ऑफर को परफॉर्म करने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे अनलेस एंड अनटिल वो किसी तरह का आर्टिस्ट वाला काम हो, कोई स्किल बेस्ड काम हो। ठीक है, क्लियर है। दो सेक्शंस और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, सेक्शन 7, सेक्शन 8। 7 बात करता है आप एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, और इट मस्ट बी परफॉर्म इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। और सेक्शन 8 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, जहां पे कहा गया है परफॉर्मेंस ऑफ एन कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन और रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is acceptance of a proposal। एसएलजी क्लास में आया नहीं है, ये उसके उस सवाल का जवाब था कि वो कंफ्यूज होता रहा कि सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में और नॉर्मल ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमने कई बार उसको बताया भी कि a different set of promise indicating the acceptance of the first set of promise is a reciprocal promise। और इस बात को काफी अच्छे से सेक्शन 8 में समझा दिया गया। तो कल को अगर आपकी उससे बात होती है तो प्लीज उसको ये बात क्लियर कीजिएगा। ठीक है, बाकी सेक्शन 9 बात करता है प्रॉमिस एक्सप्रेस या इंप्लाइड। सेक्शन 8 रेसिप्रोकल प्रॉमिस दोबारा समझाएंगे, डोंट वरी। अभी यहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं एग्जाम में कभी आएगा ये। किसका इवेंट? हाँ। सर उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस थी ना, कोई और उसके जगह उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके जगह आ सकता था। आप मेरी बात समझिए, केके के केस में हम आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह मत बोलिए केके वाज अ वेरी ग्रेट सिंगर। ठीक है, और उनके बहुत सारे गाने मेरे भी फेवरेट हैं, तो टोन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट लाइए उनके लिए। दूसरी चीज क्या है समझिए, ही मेड एन एग्रीमेंट विथ होम, विद द पब्लिक। ये एग्रीमेंट किससे संग था? पब्लिक के साथ था? नहीं, ऑर्गेनाइजर के साथ था। ठीक है, और ऑर्गेनाइजर के साथ ही किसका और था आपका एग्रीमेंट? पब्लिक का एग्रीमेंट किसके साथ था? अभी अगर ये एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ डेथ, ठीक है, तो केके कहीं से लाइबल नहीं होंगे, या ना ही उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होंगे फॉर एनी काइंड ऑफ अ डैमेज टू द ऑर्गेनाइजर। बट ये ऑर्गेनाइजर जो पब्लिक से पैसा लिए हैं टिकट का, क्या ये इनको वापस करना पड़ेगा? फ्यूचर जितने भी कंसर्न होने वाले थे उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। या फिर वो ऑफर कर सकते हैं किसी और सिंगर को, अगर पब्लिक एग्री करती है उस चेंज ऑफ परफॉर्मेंस को तो ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आप एग्री कर सकते हैं चेंज ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा? पूरा पैसा। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो आज के अपने सेशन को हम लोग बस इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों के रिवीजन में थोड़ी सी हेल्प करेगा।
ठीक है, करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे, डोंट वरी। ठीक है 9 वाला सर, 9 वाला। सर, कभी भी हम, आप लोग पहले भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मेरी स्पीड पे आप लोग संदेह मत कीजिएगा। क्या हो सकता है ये आप लोग देख चुके हैं पहले भी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपको हम अपनी कंडीशन बता चुके हैं आज के लिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 10 शुरू करने का मतलब है कि 30 तक हम लोग जाएंगे एक साथ, एक फ्लो में, हम बीच में रुक नहीं सकते हैं। तो सेक्शन 10 से 15 पे रुक जाए ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 10 का मतलब है कि हम लोग कहां जा रहे हैं, 30 पे ही जाकर रुकेंगे, फिर इनफैक्ट 32 पे, ठीक है, इनफैक्ट 36 पे जाकर रुकेंगे फिर हम लोग डायरेक्टली, ठीक है, जहां पे कंटीजेंट खत्म होता है। तो इसीलिए आज हम उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जब एक फ्लो में करेंगे तो आपको उसके बीच की कनेक्टिविटी समझ में आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी वाज माय थर्ड एजेंडा ऑफ दिस रिवीजन सेशंस। अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो फिर दिस इज यूजलेस। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स होंगे उसको रिजॉल्व कल के सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, 9 वाला सर इंपॉर्टेंट